बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान साहब। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे 2 से 3 खबरों पर। सबसे पहले हम बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब का ही एक केस है। आज उस पर काफ़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। एक नए वकील भी आए हैं उस केस में, उसके ऊपर भी बात करेंगे। मियाँ अली इशफाक ने ज्वाइन किया है इनकी लीगल टीम को अब, और मामला अब किस जानिब जाएगा। जो इंडाइटमेंट थी वो आगे बढ़ गई है। अब 8 तारीख आई है इस केस में, 8 तारीख को क्या होगा। और फिर हम बात करेंगे नजम सेठी साहब, जिनकी चिड़िया अक्सर औकात उनको खबर भी दे देती है। आजकल वो बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। उनकी परेशानी की वजह क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो वरिड हैं, और वरिड भी एक दफ़ा नहीं है बल्कि 2 दफ़ा है। उसके ऊपर बात करेंगे। और फिर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम नजम सेठी की ही एक जुमले से हमने बात ली है कि वो समझते हैं कि इस वक्त सोहेल आफरीदी जो है उनसे बज़ाहिर एक ख़तरा ये भी है कि वो अगर इमरान खान साहब उन्हें कह देते हैं कि आप इस्लामाबाद की तरफ आएँ, तो वो शायद इमरान खान के उस फैसले या उस उन अहकामात पर मिनवान अमल कर देंगे और फिर इस्लामाबाद की तरफ आएंगे और सूरत हाल बिगाड़ की तरफ जा सकती है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। मतीउल्लाह जान साहब, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आज आप अपनी खबर से शुरू करें। आज आप मौजूद थे जज सिप्रा साहब की अदालत में। क्या आपको लग रहा है जो हिकमत अमली आपने अब तब्दील की, अपनी लीगल टीम में भी बड़ी एक तब्दीली की है, आपने जनरल फैज़ हमीद साहब के वकील को भी कर लिया है। अब बताएं ऑन अ लाइटर नोट। देखिए, आज जज तार सिप्रा साहब की अदालत में फ़र्द जुर्म के लिए तारीख मुकर्रर हुई थी, फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए। मगर आज के दिन ही हमारे एक नए वकील जो लीगल टीम में ऐड हुए हैं, एडवोकेट ईमान और एडवोकेट हादी भी हमारे साथ हैं बिल्कुल। और नए जो वकील हैं एडवोकेट मियाँ अली इशफाक हैं, बड़े अच्छे एक क्रिमिनल लॉयर हैं। आपने खुद कहा कि बड़े लोगों के वो वकील भी हैं, और ये भी कहा जाता है कि इदारों के साथ इंटेलिजेंस एजेंसियों के हवाले से भी। अब बात यह है कि इस मुल्क में टॉप का जो क्रिमिनल का लॉयर है, ये तो हो ही नहीं सकता कि उसका हमारे इदारों के साथ कोई ताल्लुक ना हो। क्रिमिनल का लॉयर बनना कोई इतना आसान काम नहीं है, और ये बड़े दिल गुर्जे वाला काम है। और मेरी ये राय है कि लॉयर जितने भी प्रोफेशनल हैं, अनफॉर्चुनेटली, चाहे वो जर्नलिस्ट हों, चाहे वो वकील हों, चाहे वो सियासतदान हों, ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि उनका कोई राब्ता या ताल्लुक नहीं है हमारे इदारों के साथ। बिल्कुल सही। तो कामयाब जो वकला भी हैं या सहाफ़ी भी हैं आजकल आप देख रहे हैं, तो डेफिनेटली उनका कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लेवल पे भी राब्ता रहना ज़रूरी हो आप जाता कामयाब है। साफ़ी अपने आप को समझते हैं? मैं तो कामयाब होता तो मैं दहशतगर्दी और मनशियात के इल्ज़ामात भुगत रहा होता। तो बट एनीवे, ये तो एक मजाक की बात है। आज जो है एडवोकेट मियाँ अली इशफाक ने एक नई दरख्वास्त दी है मेरी तरफ से, जिसमें हमने ये कहा है कि जो दस्तावेज़ात जो मुझे बतौर मुल्ज़म दी गई हैं, हैंड ओवर की गई हैं, वो दस्तावेज़ात जो हैं वो मुकम्मल नहीं हैं। और वो दस्तावेज़ात उनमें जो दीगर जितना भी रिकॉर्ड है वो हमें दिया जाए, ताकि उसके बाद फ़र्द जुर्म आयद करने की जो प्रोसेस है उसको पूरा किया जाए। जज ताहिर सिप्रा साहब जो है मेरे ख्याल में वो कानूनी पेचीदगियों से बखूबी वाकिफ़ हैं, और उन्होंने फौरी तौर पे इस बात को तस्लीम किया। और हमारी ये जो दरख्वास्त थी मुकम्मल दस्तावेजी रिकॉर्ड को फराहम करने की, उन्होंने उसके ऊपर नोटिस जारी किए हैं। और अब 8 नवंबर यानी जो कमिंग सैटरडे है, इसके बाद नेक्स्ट वीक का, तो उस दिन जो है अब वो प्रोसिक्यूशन नोटिस का जवाब देगी। हैरत की बात यह है कि पहले की तरह आज भी एक बड़ा अहम दिन था जब फ़र्द जुर्म आयद होने के लिए तारीख मुकर्रर की गई थी। जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से कोई भी वकील पेश नहीं हुआ, और वो जज साहब ने पूछा भी कि वो किधर है, उनको बताया गया कि जी वो दफ्तर चले गए अपने। अब समझ नहीं आई कि अब सारे मौजूद हैं, और मैं हमेशा जब भी गया हूँ, मैंने आज तक प्रोसिक्यूशन के साइड के किसी बंदे की शक्ल नहीं देखी। और मुझे इसलिए भी हैरानी हुई कि ये दहशतगर्दी की अदालत है, इतना संगीन इल्ज़ामात हैं, और प्रोसिक्यूशन की साइड से कोई भी शख्स पेश नहीं। और इतलात के मुताबिक वो हम मौजूद थे कॉम्प्लेक्स में आज। जी हाँ, ये भी सुना है कि वो मौजूद थे, लेकिन वो कमरा अदालत में आए नहीं है। क्या ये वही है प्रोसिक्यूटर जो लास्ट टाइम जब ये केस आपके ऊपर हुआ था उस वक्त फाइल, और उस वक्त भी थे? उस वक्त तो जो थे एक एडवोकेट नवीद साहब थे, वही है अभी मेरे ख्याल में। अब मुझे मालूम नहीं है, तो क्योंकि अगर वही है तो उनके ना आने की वजह ये भी हो सकती है कि शायद एजाज सईद साहब भी आए। एजाज सईद
नहीं, वो आज नहीं आए थे, लेकिन मेरे ख्याल में कि प्रोसिक्यूशन का वहाँ मौजूद ना होना एक चीज़ वाज़ेह करता है कि ये जो केस है और इसमें जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं इसके कोई ठोस शवाहिद नहीं है। बिल्कुल नहीं। और मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा क्योंकि ये सारा प्रेजुडिस है मामला, अदालत के सामने आएगा। तो आई थिंक इतना कहना काफ़ी है कि इस केस में, जैसे कि एडवोकेट मियां अली अशफाक ने भी बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बड़ी मुश्किलात पेश आएंगी और अदलिया की और हुकूमत की और जो साख है वो शदीद मुतासर होगी अगर ये केस मजीद आगे चलता है। अच्छा, दूसरी जानिब जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो आपको मालूम है, सीनियर जर्नलिस्ट जो नजम सेठी साहब, उनका मैं भी एक क्लिप सुन रहा था। वो कह रहे थे और जो उन्होंने तमहीद बांधी अपने एक्स्ट्रो में प्रोग्राम के, वो ये कह रहे थे कि जो सुहेल आफरीदी साहब हैं इनकी अभी तक मुलाकात नहीं हो सकी इमरान खान साहब से। आपको मालूम है गुज़िश्ता रोज़ भी चौथी मरतबा वापस गए हैं वो बगैर मुलाकात किए। उनके हवाले से एक ये भी जो उनकी बातों से मुझे तासुर मिला है कि एक खदशा है कि इमरान खान साहब लेट से उन्हें कह देते हैं कि आप कॉल दे दें नवंबर में, 24 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर को इस्लामाबाद आने की, तो शायद उनको तो टेम किया जा सकता था जो इनके प्रेडेसेसर थे अली अमीन गंडापुर साहब, या उन्हें शायद उनके साथ उनका एक अच्छा कॉर्डियल रिलेशनशिप था इदारों का। जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं इनको शायद अभी तक वो टेम नहीं किया जा सका या इनके साथ अच्छे कॉर्डियल रिलेशन बिल्ड नहीं हो सके। तो ये खदशा है कि ये शायद इमरान खान साहब जैसा हुक्म करेंगे वैसा ही तामील भी कर देंगे और यहाँ पर आने का ऐलान भी कर देंगे, जो कि शायद उसके बाद उसको समेटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो नजम सेठी साहब तो ये कह रहे हैं कि वो बड़े वरीड हैं, जिस नहज पर ये सूरत हाल पहुँच गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, अब कुछ भी हो सकता है। और उन्होंने 2 मरतबा अंग्रेज़ी का ये जुमला कहा कि आई एम वरिड। और फिर ये भी उन्होंने कहा कि अगर अब की बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लास्ट टाइम वाला एडवेंचर किया जाता है, यानी 26 नवंबर की तरह यहाँ पर चढ़ाई की जाती है, तो शायद जो उसका जवाब आएगा वो उससे ज़्यादा सख्त होगा। देखिए अदील साहब, आप देख रहे हैं और हम भी इस बात का मुशाहदा कर रहे हैं आए रोज़ कि कुछ एंकर और सहाफ़ी हजरात जो हैं वो बिटवीन द लाइन्स हमेशा ये तासुर देते हैं कि जो कुछ भी पीटीआई कर रही है वो वही ज़िम्मेदार है हर किस्म की सूरत हाल की। और नजम सेठी जैसे सीनियर एंकर पर्सन और सहाफ़ी वो भी अपनी परेशानी का इजहार तो कर देते हैं, मगर वो ये नहीं बताते कि अगर खुदा न खास्ता सूरत हाल ख़राब होगी भी तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। नजम सेठी हमेशा यही कहते हैं हालात ख़राब हो जाएंगे, 26 नवंबर से ज़्यादा सख्त जवाब आएगा और मैं बड़ा परेशान हूँ, मगर वो ये नहीं बताते अपनी तमाम तालीम, तर्जिया और तरबियत की बुनियाद पे कि भाई ये इसका ज़िम्मेदार कौन होगा अगर हालात ख़राब होंगे। और अगर नजम सेठी साहब परेशान है तो उनकी परेशानी का ज़िम्मेदार क्या इमरान खान है या उसकी परेशानी का ज़िम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट है या शहबाज शरीफ है, इस बारे में वो कोई बात नहीं करते। तो हमेशा बिटवीन द लाइन्स वो मुल्क के लिए परेशान, वो पता नहीं अब वो मुल्क के लिए परेशान है कि नहीं, लेकिन मुल्क के लिए परेशान जो शख्स होता है नजम सेठी के लेवल का साफ़ी, उसको साथ ये भी बताना चाहिए कि खुदा न खास्ता अगर मुल्क को कोई नुकसान होगा भी तो उसका कौन जिम्मेदार होगा। वहाँ पे आके नजम सेठी साहब के तज्जिए भी नाकाम हो जाते हैं। तो इस वक्त भी जो उन्होंने बात की है वो बुनियादी तौर पे यही कहना चाह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट पीछे नहीं हटने वाली, इस्टेब्लिशमेंट डट गई है, इस्टेब्लिशमेंट तो बड़ा सख्त रद्द अमल देगी, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसका कोई कसूर नहीं है, कसूर है तो पीटीआई का है, कसूर अगर होगा तो पीटीआई के कारकुनों का होगा अगर वो एहतजाज करते हैं, अगर वो 26 नवंबर की पहली बरसी मनाते हैं। तो ये बिटवीन द लाइन्स आप देख लें, नजम सेठी और चंद दूसरे ऐसे एंकर पर्सन हैं जो सिर्फ ये तासुर देते हैं कि बहुत कुछ गलत होने जा रहा है, बड़ा नुकसान होगा, और इनडायरेक्टली वो लोगों को, सियासी जमातों को, कारकुनों को डरा रहे होते हैं, धमका रहे होते हैं, उन्हें बता रहे होते हैं कि बाहर नहीं निकलना वरना 26 नवंबर से कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। तो ये मेरे ख्याल में अब देखें ना, कुछ दूसरे ऐसे भी सहाफ़ी हैं, इनके को एंकर रहे हैं माजी में, जी इन्हीं के जो इनको नेट प्रैक्टिस करवाते रहे, बाद में खुद बहुत बड़े बैट्समैन बन गए अब। तो वो जो है ना मुनीफ फारूक साहब, अब इसमें नाम छुपाने की क्या जरूरत है, तो मुनीफ फारूक साहब ने जो है वो पहले भी बड़ी जो है ट्वीटें की और पहले इंटरव्यूज दिए, वो भी हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की जुबान बोलते हैं। पिछले दिनों उन्होंने कहीं कहा कि पता नहीं किसकी अपोजिशन की ऐसी की तैसी और ये नहीं होगा, मतलब बड़े वो कहते हैं ना, बना है शाह के मसाइब था।
तो अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ, ये वो पैराशूटर्स हैं वगरना शहर में गालिब तेरी आबरू, जिनका वगरना शहर में गालिब तेरी आबरू क्या है। तो आपको तो पता है ऐसे पैराशूटर्स की क्या आबरू होती है, वो पब्लिक में कहीं जाके जरा उनको मालूम हो जाना चाहिए कि उनकी क्या आबरू है। बहरहाल उन्होंने कहीं ये कहा कि अपोजिशन की ऐसी की तैसी, या पता नहीं पीटीआई के बारे में उन्होंने ये बात की, इस तरह के अल्फाज भी इस्तेमाल किए। तो ये भी एक धमकी कन्वे कर रहे हैं मुनीफ फारूक साहब भी अपोजिशन को, सियासी जमातों को, सियासी कारकुनों को, और ये भी ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट पीछे नहीं हटने वाली, इस्टेब्लिशमेंट लचक नहीं दिखा रही। और अभी हाल ही में मुनीफ फारूक साहब ने तो एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है जी, अभी तकरीबन आधा घंटा पहले उन्होंने ट्विटर के ऊपर उन्होंने अपनी तरफ से दस्तखतशुदा जो है ना सेक्रेटरी दफा बन के उन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, और उन्होंने कहा है कि ये जो कानून पास हुआ था मुद्दत मुलाजमत में तोसी का, उनकी ट्वीट से ये लगता है कि शायद अब किसी नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। सर वो वकील है ना, वो देखें, वो तशरीह कर रहे हैं, बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि आप जैसों को समझ नहीं आ रही कि भाई देखें अब जरूरत नहीं है नोटिफिकेशन की। ऐसे ही वकील होते हैं ना जो बड़े होकर फिर शरीफुद्दीन पीरज़ादा बनते हैं और जर्नैलों के ये बात सुन के ना मुनीफ साहब खुश होंगे, मैं बिल्कुल खुश होंगे, उनके लिए तो बड़े फख्र का मुकाम होगा। लेकिन हम जैसे साफियों के लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम है कि कोई एंकर जो है वो इस तरह की हरकतें करे, कि बजाय इसके कि अपना कोई तज्जिया दे, अपनी तालीम और तरबियत और तजर्बे की बुनियाद पे बताएं कि आने वाले हालात क्या होंगे और फिर उनका जिम्मेदार कौन होगा, ये बताने की बजाय इस तरह के जो एंकर्स हैं, मैं बशमूल काबिल एहतराम नजम सेठी साहब, वो ज़्यादातर यही कन्वे करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं छोड़ने वाली है, इस्टेब्लिशमेंट जो है पहले से ज़्यादा सख्त रद्द-ए-अमल देगी, हालात ख़राब हो जाएंगे। तो भाई पर आप किस काम के बैठे हुए, आप बताएं ना कि हालात कौन ख़राब करेगा, कौन जिम्मेदार होगा, और आपकी राय में जो इस वक्त इस मुल्क में हो रहा है उसमें कौन कसूरवार है, ये बातें नहीं करेंगे वो। तो पता नहीं हालात ख़राब होंगे या सेठी साहब के हालात ख़राब हो जाते हैं कभी कभी। लेकिन ये है कि मैं वो ऐना की बात कर रहा हूँ, कानों की बात कर रहा हूँ, कानों के भी तो हालात होते हैं। तो बहरहाल ये मैं समझता हूँ कि हम इस मामले में हम ज़्यादा ऑनेस्ट नहीं हैं और हमें क्लियरली बताना चाहिए। और अब मेरी अगर आप राय पूछें, जाहिर बात है मैं तो नहीं चाहूँगा कि नजम सेठी साहब की तरह बात करूँ। मैं तो ये समझता हूँ कि कोई भी इस मुल्क में जो सियासी जमात है, जो सियासी कारकुन हैं, उनको इस बात का हक पहुँचता है। अगर ये जमहूरियत है, अगर ये कहते हैं कि मुल्क में सिविलियन हुक्मरानी है, तो फिर हर सियासी जमात और हर सियासी कारकुन उसको सड़क पे एहतजाज करने का हक है। अगर आप एंकर हो के, तज्जियाकार हो के आप लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे कि आप सड़क पे नहीं निकल सकते, 26 नवंबर से कुछ ज्यादा हो जाएगा, तो फिर इसका मतलब है कि आप सहाफ़ी या तज्जियाकार नहीं हैं, आप सिर्फ एक डिस्पैच राइडर हैं, आप एक डाकिया हैं हमारी इस्टेब्लिशमेंट के, कि जिसका काम सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम लोगों को पहुँचाना है, उनको डराना है, उनको धमकाना है और उनको बताना है कि घरों में बैठ जाएं, वरना बाहर निकलेंगे तो आपको गोलियां मारी जाएंगी। ये इनडायरेक्टली वो यही कह रहे हैं कि पहले से ज्यादा सख्त रिएक्शन आएगा। यानी पहले अगर 14 बंदे शहीद हुए थे तो आप इस दफा 28 होंगे, ये कहने का मकसद यही है। पहले 100 के जख्मी हुए थे गोलियों से, तो आप 200 होंगे। तो ये हमारे साफी और ये हमारे तर्जुमा जो है तज्जियाकार हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो इस वक्त सियासी मंजरनामे पर हम देख रहे हैं, चले खैबर पख्तूनख्वा में तो जो हो रहा है सो हो रहा है, कौमी असम्बली में भी बड़ी तब्दीलियां देखने में आ रही हैं, अपोजिशन लीडर का भी अभी इंतखाब होना है। इसी ज़िमन में आप देख रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब भी बड़े एक मरतबा फिर रेलेवेंट हो गए हैं। पहले उनके पास जाता है हुकूमती वफ्द, उनसे मुलाकात करता है, और फिर PTI का भी वफ्द जाता है, और बिलावल भुट्टो भी जाते हैं। अब यहाँ पर आकर खबरें ऐसी आ रही हैं कि मौलाना साहब, अभी मैं ABC साहब को सुन रहा था, हमारे दोस्त आसिफ बशीर चौधरी साहब टॉक शॉक में, वो बता रहे थे कि मौलाना फजल रहमान साहब ने हिमायत कर दी है महमूद खान अचकज़ई साहब की, और साथ ये भी कह दिया है कि अगर किसी वजह से महमूद खान अचकज़ई साहब नहीं बनते तो हम भी हैं राहों में, हम भी पड़े हैं राहों में, तो आप हम पर भी गौर कर सकते हैं। तो ये जो मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से बात की गई है, और ये जो एक बात सामने आ रही है कि महमूद अचकज़ई साहब अगर नहीं बनते, तो इसके पीछे आप क्या वजह समझते हैं? क्या महमूद खान अचकज़ई साहब अगले 24-48 घंटों में क्या उनकी गिरफ्तारी के भी इम्कानात हैं? क्योंकि ये भी बाज़गश्त तो है शहर इक़्तिदार में, बहुत सारे आम सीनियर रहनुमाओं की गिरफ्तारी के भी चर्चे हो रहे हैं। देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब ने जो ये कहा है कि हम महमूद खान अचकज़ई के साथ हैं, और अगर वो दस्तयाब नहीं होते किसी वजह से,
तो फिर वो हाजिर हैं अपोजिशन की तहरीक को लीड करने के लिए। मेरे ख्याल में हुकूमत को मौलाना साहब की इस पेशकश को कबूल करते हुए महमूद खान अचकज़ई को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। फिर तो यही नज़र आ रहा है ना, माजरत के साथ, मेरी ये ख्वाहिश नहीं है, लेकिन मौलाना साहब के बयान के बाद तो यही लगता है कि वो हुकूमत को यही कह रहे हैं कि अचकज़ई साहब को गिरफ्तार करें और फिर बाकी मुझ पे छोड़ दें, फिर मैं देखें कैसे अपोजिशन को लीड करता हूँ और कहाँ पे लेकर जाता हूँ। लेकिन मौलाना साहब तो अच्छे अपोजिशन लीडर नहीं होंगे, मेरा तो ख्याल है अच्छे होंगे, वो बड़े देखें वो जबरदस्त अपोजिशन लीडर होंगे। उन्होंने 26वीं आनी तरमीम में से भी नाग जैसी तरमीम निकाल के बाहर फेंकी थी, तो उनसे अच्छा अपोजिशन कौन होगा। और आज जो 26वीं आनी तरमीम ने हमारी अदलिया के साथ किया है, तो मौलाना साहब एक बार फिर 27वीं आनी तरमीम के लिए नाग जैसी तरमीम बाहर निकाल के जो है वो फिर फोर फ्रंट पे होंगे और कहेंगे मैंने 27वीं से उससे भी बड़ी नागों वाली तरमीम निकाल दी थी, तब जाके मैंने 27वीं को सपोर्ट किया। मौलाना साहब की क्या बात है, वो तो अपोजिशन में होते हुए भी बड़ी पोजीशन में होते हैं। तो अब आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त जो मौजूदा सियासी सूरत हाल नज़र आ रही है? एक तनाव तो है इमरान खान साहब के हवाले से। आज अगर आप ट्विटर टाइमलाइन पर जाएं तो आपको बार बार जो ट्वीट्स तवातर के साथ सामने आती हैं वो ये है कि इमरान खान को बज़ाहिर नवंबर के अंदर आइसोलेशन के अंदर रखने का फैसला कर लिया गया है। उनके केसेस जो दीगर भी केसेस थे, तो शहाना 2 तो 27 तक चला गया, दीगर केसेस में भी अब पंजाब हुकूमत की जानिब से एक नोटिफिकेशन सामने आ गया है जिसमें कहा जा रहा है कि उनका वही व्हाट्सएप ट्रायल या वीडियो लिंक पर ट्रायल होगा। तो उनका जो इंटरेक्शन है बेसिकली वो कर्टेल की जा रही है, वो तमाम तर वो सिचुएशन के किस तरीके से इमरान खान साहब का मौक़िफ़, उनकी सोच बाहर ना आए। तो इसको आप कैसे देखते हैं? इस पर कोई रद्द-ए-अमल आएगा? क्योंकि एक इस्तराब तो है पीटीआई के अंदर भी, उनकी इन फाइटिंग को हम अगर साइड पर रख दें, वैसे ओवरऑल जो पीटीआई बतौर सियासी जमात अगर उन्होंने कुछ फैसला करना है तहरीक चलाने का या इस ज़मन में किसी भी तरह का, तो उसके लिए इमरान खान साहब के क्लियर किस्म की डायरेक्शंस तो उन्हें दरकार हैं ही। देखिए अदील, सीधी सी बात है, एक सिंपल अडियाला जेल में मुलाकात का मामला है और हुकूमत पैनिक है, हुकूमत खौफज़दा है, इसलिए कि कहीं सोहेल आफरीदी बतौर वज़ीर आला इमरान खान से मिलते हैं और इमरान खान न जाने उनको क्या हदायत दे देंगे, उनके अंदर ऐसी रूह फूंक देंगे कि पता नहीं इस मुल्क में क़यामत आ जाएगी। अब ये वो मुलाकात है जिससे हुकूमत और रियासत खौफज़दा है। मेरा नहीं ख्याल कि अगर रियासत वाकई अपने ऊपर इतना एतमाद करती है और इतना उसको घमंड है, ओवर कॉन्फिडेंस है, तो फिर तो सोहेल आफरीदी को मुलाकात करा देनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी करा दें तो मैं आपको बताऊं कि पीटीआई के पास मैं बड़ी हद तक वो जवाब खत्म हो जाएगा कि वो लोग जो हैं हुकूमत के खिलाफ निकले। अब ये हुकूमत और ये रियासत और ये इदारे आज खुद ही एक बहाना दे रहे हैं सोहेल आफरीदी को, पीटीआई को, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को कि वो जो है एहतजाज के लिए बाहर निकलें। तो और मुझे तो ये लगता है कि अगर तो रियासत या हुकूमत की ये नीयत होती कि पीटीआई को बतौर सियासी जमात उसके वजूद को उन्होंने रखना है और तस्लीम करना है, फिर तो वह ये मुलाकात करवा देते। लेकिन मुझे ये लगता है कि रियासत की तरफ से अब ये फैसला कर लिया गया है कि अब की बार अगर हालात ख़राब होते हैं तो 9 मई के बाद जो कुछ पीटीआई के साथ हुआ, 26 नवंबर के बाद जिस तरह जो पीटीआई के कारकुनों के साथ हुआ, तो अब की बार जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो एक किला बन चुका है पीटीआई का, वहाँ से कोई भी एक बहरान अगर पैदा होता है तो पीटीआई को जो है ब्रैकेट कर दिया जाएगा दहशतगर्दों के साथ, और पीटीआई के जो बाकी मादा सपोर्ट है वहाँ पे खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी नाफिज करके या गवर्नर राज नाफिज करके पीटीआई को बतौर सियासी जमात ब्रैकेट करके उसके खिलाफ भी वैसी ही कार्रवाई की जा सकती है जैसे कि टीएलपी के खिलाफ की गई थी। तो ये एक सिचुएशन या तो क्रिएट की जा रही है, वरना मसला सिर्फ एक मुलाकात का था। आपको पता है ये बिल्कुल वैसी ही चीज़ है कि ये कोई नाजायज़ चीज़ नहीं है, नाजायज़ मुतालबा नहीं है एक सियासी जमात का, एक नए वज़ीर आला का, मगर ये वैसी ही सूरत हाल है जैसे आपको याद है कि ढाका में जब कहा गया था कि पार्लियामेंट का इजलास वहाँ जब बुलाया गया था तो यहाँ से धमकियाँ लगाई गई थी। अगर वो इजलास हो जाता पार्लियामेंट का, मुझे आप बताएं कोई ऐसे हालात होते। तो ये जो मुलाकात ना कराने का फैसला है रियासती इदारों का या हुकूमत का, ये फैसला जो है शायद हमें बतौर कौम भी हॉन्ट करेगा। तो बेहतर ये है कि एक मामूली सी बात है, कोई पता नहीं इमरान खान क्या कह देंगे। इमरान खान ने अगर कहना हुआ तो वैसे भी दूसरे मुलाकातियों के ज़रिए वो कहते रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता इससे कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। और इसलिए
मैं समझता हूँ कि मुलाकात करा देनी चाहिए। और उस मुलाकात के बाद अगर कोई भी ऐसी ख़तरनाक सिचुएशन पैदा होती है तो फिर आपके पास तमाम आइन के, कानून के जो आलात हैं, औजार हैं, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये मुलाकात ना कराना, ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ही एक इस्तराब पैदा कर रहा है पूरे सूबे के लोगों में, सियासी जमात के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अंदर, जिन्होंने अभी काबीना भी आज हल्फ उठाना था, उन्होंने जी हाँ 3 बजे का वक्त था, 3 बजे का बिल्कुल, और वो उठा चुके होंगे हल्फ। जी हाँ। और मैं ये समझता हूँ कि अब जबकि काबीना बन गई है तो अब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो ज़्यादा बासलाहियत हो गई है उस तमाम सियासी इक़दाम के लिए कि जिन सियासी इक़दाम की तवक्को सूबे के और PTI के कारकुन कर रहे हैं, सूबे के अवाम भी कर रहे हैं, ख़ास तौर पे कि जो ये नवंबर का महीना है और 26 नवंबर है, उस पर अपना एहतजाज कैसे रिकॉर्ड कराना है। और मैं तो ये समझता हूँ कि ये एहतजाज खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जो है, अगर सोहेल आफरीदी चाहें तो अपने सूबे के अंदर भी अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करवा सकते हैं। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन दूसरी जानिब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी हुई थी, उस दौरान भी एक मौका मिला था हमारी रियासत को, हमारे उन इदारों को जो इस वक्त निज़ाम चला रहे हैं मुल्क का, कि एक यूनिटी वो ले आए और तमाम स्टेक होल्डर्स को एक जगह पर इकट्ठा करें। ताहम ये मौका अब अफगान के साथ कशीदगी के ऊपर भी इनके पास दस्तयाब था। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इंटेंशंस वही हैं जिनकी जानिब मतीउल्लाह जान साहब इशारा कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिक्स करना मकसद नज़र आता है। आज के इस व्लॉग से इतना ही। मुझे मतीउल्लाह जान साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।